नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हल्द्वानी के परेशान लोगों को आज देश की सुप्रीम अदालत ने सुप्रीम राहत दी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर 1 महीने की रोक लगा दी। हल्द्वानी के लोग परेशान होते रहे, हर किसी से मदद की गुहार लगा रहे थे, सवाल उठाते रहे। उनके दर्द पर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत क्यों, उनके अभियान से जुड़े तमाम सरकारी दस्तावेज को नकारा क्यों जा रहा है? इस कड़ाके की ठंड में अपने परिवार को लेकर कहां जाए? राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने 24 घंटे पहले हल्द्वानी की हकीकत दिखाई, हल्द्वानी के लोगों की आवाज उठाई। राष्ट्र की आवाज में मैंने हल्द्वानी के मानवीय पक्ष को आपके सामने रखा। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी बारीकियों को आपके सामने रखा और बारीकियों को दिखाया भी। अब से कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हीं मुद्दों की गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट की बहस में इन्हीं मुद्दों का जोर दिखा। शुक्र है बहस के केंद्र में मानवीय पक्ष आया। देश की राजनीति में इन दिनों यात्रा पॉलिटिक्स का जोर है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के एक नए चैप्टर की शुरुआत आज बिहार से हुई है। बिहार कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज राज्यों के भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मौके पर बिहार पहुंचे। बिहार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं का जोश काफी ज्यादा हाई दिखाई दिया। आज से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। नीतीश की समाधान यात्रा को कैसे 2024 के सियासी संग्राम से जोड़कर देखा जा रहा है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी शुरुआत कर दी है। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने त्रिपुरा में बीजेपी की जन विश्वास रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ त्रिपुरा में बीजेपी ने चुनाव अभियान का आगाज किया। त्रिपुरा में पिछली जीत का रिकॉर्ड दम कायम रहे। त्रिपुरा में सत्ता वापसी का संदेश, बड़ा संदेश होगा। इसकी धमक साल 2024 के चुनावी संग्राम तक सुनी जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और इसका आगाज देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज किया है। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज के जरिए मेरी कोशिश रहती है जन सरोकार से जुड़े मुद्दों की आवाज बुलंद करूं, राष्ट्रीय सरोकार से जुड़े मुद्दों की आवाज बुलंद करता रहूं और यह मेरी कोशिश शुरू से रही है। हल्द्वानी केस की बारीकियों से देखने के बाद मुझे यही लगा कि इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, इंसानियत का मसला है। हल्द्वानी के इस इलाके में मुसलमान भी बड़ी तादाद में रहते हैं। हल्द्वानी के इसी इलाके में हिंदू भाई भी रहते हैं। सभी सालों से मिलजुल कर रहते हैं। किसी का आशियाना उजाड़ना सही नहीं है, किसी की रोजी रोटी पर अटैक करना ठीक नहीं है। अगर ऐसे गंभीर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान होगा तो समाधान कैसे होगा? मैंने राष्ट्र की आवाज के जरिए इसे प्रमुखता से उठाया। राष्ट्र की आवाज के जरिए पूरे देश के सामने हल्द्वानी का पक्ष रखा, कानूनी पक्ष भी रखा। इस पूरे मसले के मानवीय पक्ष के राष्ट्र के सामने रखा।
और आज सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मानवीय पक्ष पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अतिक्रमण हटाओ अभियान पर 1 महीने का स्टे लगा दिया। 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। हल्द्वानी के लोगों को काफी राहत महसूस हो रही है। जो वो चाहते थे, उस नजरिए से सुप्रीम कोर्ट में बहस की शुरुआत हुई, उनको राहत मिली। ये लड़ाई कोर्ट में लंबी चलेगी। मैंने भी देखा कि हल्द्वानी में रहने वाले लोग सालों से यहां रहते आए हैं। कई पीढ़ियां यहां रहती चली आई हैं। कई परिवार तो आजादी से पहले यहां पर रह रहे थे, जिनके पास तमाम सरकारी कागजात मौजूद, सारे कानूनी कायदे पालन कर रहे हैं। इस इलाके में सरकारी स्कूल भी हैं, सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी बैंक ही नहीं, जमीनों की रजिस्ट्री से लेकर बिजली का बिल, पानी का बिल, सरकार की तरफ से सड़क सीवर जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं इन लोगों को मिल रही हैं। तमाम तरह के सरकारी शुल्क हल्द्वानी के लोग अदा कर रहे थे। फिर अचानक एक हफ्ते के नोटिस पर 50,000 से ज्यादा आबादी वाली जगह को खाली करने का आदेश ठीक लगा। क्या मुमकिन है? मैंने हल्द्वानी के पीड़ितों की आवाज बुलंद की और इस आवाज को काफी ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। इस पहल की लोगों ने तारीफ की, मेरा और मेरी पूरी टीम का हौसला बढ़ाया। इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरी कोशिश है, न्यूज इंडिया की कोशिश है कि राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं जन सरोकार के मुद्दे उठाता रहूं, आपकी आवाज उठाता रहूं, सच्चाई दिखाता रहूं, और यह मेरी कोशिश सालों से रही है। कई बार इस आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा नाकामयाबी हाथ लगी है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने देश के जमीनी मुद्दे उठाता रहूंगा। यह मेरा वादा है और यह मेरी टीम की कोशिश भी है। इसके अलावा आज मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के उस दौरान उठे उन बातों को भी रखना चाहता हूं जिन्हें इस पूरे मसले पर नजरअंदाज करना मुश्किल लगता है। राष्ट्र की आवाज के जरिए जिन मैंने मुद्दों को उठाया 24 घंटे पहले, अब से कुछ घंटे पहले वही बात हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने कही। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, आप सिर्फ 7 दिनों में खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं? हमें कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढना। समाधान का यह तरीका ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति से जुड़े कई पहलू हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 1947 से पहले से हैं, उन्होंने लीज पर जमीन ली, अपने मकान दुकान बनाए, किसी ने नीलामी में जमीन खरीदी। उनका क्या होगा? लोग 50 सालों से यहां रह रहे हैं। उनके पुनर्निवास के लिए कोई योजना होनी चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यह एक मूलभूत मानवीय मुद्दा है। आपका विचार भूमि पर विकास करना है, किसी को निष्पक्ष रूप से इसमें शामिल होना होगा और प्रक्रिया को छोटा करना होगा। कुछ पुनर्वास के हकदार हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। इन सबकी जांच करने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे कोई अतिक्रमण आगे ना निर्माण कर पाए। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत खास टिप्पणी रही। हर जगह यही होता है, जब अतिक्रमण हो रहा होता है तो स्थानीय प्रशासन सो रहा होता है, अतिक्रमण करने वालों से सांठगांठ कर रहा होता है। स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार की वजह से समस्या बड़ी हो जाती है और यह बहुत आम बात है।
हमारे आसपास हर जगह ऐसा होता दिखाई देता है। यही वजह है कि पहली नजर में हल्द्वानी मामले को लेकर सबको यही लगा कि सामान्य अतिक्रमण का मसला है, लेकिन जांच पड़ताल से पता चलता है कि यह मामला थोड़ा सा अलग है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। स्थानीय लोग राहत की सांस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में इस समय यात्राओं की दौड़ चल रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में इन दिनों यात्रा पॉलिटिक्स जोरों शोरों पर है। हर बड़ी राजनीतिक पार्टी की इस समय यात्रा चल रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। त्रिपुरा में आज से भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा शुरू कर चुकी है। तो बिहार में यात्राओं की बहार आ गई है। बिहार में आज 2 यात्राओं की शुरुआत हुई है। एक यात्रा पहले से चल रही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत की। नीतीश कुमार की यात्रा के नाम के समाधान यात्रा है। लगभग 3 महीने पहले से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी बिहार में सियासी जमीन तैयार करने के लिए यात्रा पर है। 2023 की शुरुआत राजनीति के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास है। इस साल 2023 में देश के कम से कम 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, राजस्थान है, तेलंगाना है, जम्मू कश्मीर जैसे बड़े राज्य शामिल। इन 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में खासा असर रखेंगे। और यही वजह है कि सभी पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। पार्टियों ने यात्रा के बहाने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश शुरू कर दी है, कवायद शुरू कर दी है। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज त्रिपुरा पहुंचे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज त्रिपुरा में धर्मनगर से बीजेपी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा गया। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा त्रिपुरा की 60 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी और इस दौरान करीब 10 लाख लोगों के जुड़ने की उम्मीद बीजेपी कर रही है। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का मकसद 2018 के बाद से बीजेपी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखना, सरकार के विकास के कार्यों के बारे में जनता को बताना है, जानकारी देना है जनता को। और इसी साल के राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। जन विश्वास रथ यात्रा को बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज माना जा रहा है। 12 जनवरी को यह यात्रा खत्म होगी, समाप्त होगी। 7 दिनों के बाद 12 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यात्रा के समापन की कार्यक्रम का तेज है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज दक्षिणी त्रिपुरा जिले के सबरूम में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। शर्मा जी, श्री समीर ओराम जी, राज्य के मंत्री महोदय, विधायकगण और पदाधिकारीगण और आज उत्तर त्रिपुरा के गांव-गांव से आए हुए, इतनी विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे ही युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मौसम के कारण आने में 1 घंटे से ज्यादा देरी हुई है, मगर मैं अभी यहां सभा मंच पर हेलीपैड से आ रहा था। 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था।
रास्ते के दोनों ओर जिस ओर भी दिखाई पड़े उस ओर लोग ही लोग दिखाई पड़े थे और पूरा सभागार भरा हुआ। उत्तर त्रिपुरा की जनता का ये प्यार, उत्तर त्रिपुरा की जनता का ये विश्वास हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, डॉक्टर मानिक साह पर, विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन पर, ये जो आपका प्यार है वो बताता है कि अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है। और त्रिपुरा में पिछला विधानसभा चुनाव साल 2018 में फरवरी में हुआ था। इस साल चुनावी तैयारियों के लिए चुनाव आयोग की टीम जल्द ही त्रिपुरा दौरा करने वाली है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी 11 जनवरी को त्रिपुरा पहुंच सकते हैं। टीम वहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सत्ता दोहराने की चुनौती काफी बड़ी है और पिछली बार जिस तरीके से बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, 25 सालों में सूबे की सत्ता में काबिज मकापा को उखाड़ फेंका था। राज्य में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और साल 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल आईपीएफटी ने मिलकर 44 सीटें जीती थी। बीजेपी के खाते में 36, आईपीटीएफ को 8 सीटें मिली थी, वहीं लेफ्ट 16 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी को वोट फीसदी 50.5% रहा, जबकि लेफ्ट का वोट फीसदी 44.9% रहा है। साल 2018 में बीजेपी की वो जीत काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। त्रिपुरा में अपनी सत्ता को बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, जिसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। मैं आपको कांग्रेस की भारत यात्रा जोड़ो का अपडेट देना चाहता हूं। 3 जनवरी को दिल्ली से यात्रा फिर से शुरुआत हो गई है। मंगलवार को दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद राहुल गांधी अपनी पदयात्रा पर फिर से निकल पड़े। उत्तर प्रदेश में भी यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा देश के शामली पहुंची। पश्चिम उत्तर प्रदेश में यात्रा को आरएलडी और भारतीय किसान यूनियन का साथ मिला। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी खुद यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनके आदेश पर बड़ी तादाद में आरएलडी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पानीपत में होते हुए यात्रा की एंट्री हरियाणा में हो गई। 6 जनवरी को यात्रा का हरियाणा अध्याय दूसरी बार शुरू होगा। 10 जनवरी को यात्रा में पंजाब में एंटर कर जाएगी। राहुल गांधी का तेवर बरकरार है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं कि इस सर्दी में उनके तेवर और ज्यादा गर्म होते जा रहे हैं। एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला, उसमें क्या था, सुबह युवा उठते थे, 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे। यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला,
शामली में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के एक हम शक्ल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस शख्स का नाम फैसल चौधरी है। मेरठ के रहने वाला फैसल कांग्रेस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता है। राहुल गांधी की तरह ही टी शर्ट पहने फैसल को देखकर कई लोग धोखा खा गए। राहुल गांधी के हम शक्ल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आज बिहार कांग्रेस ने एक बड़ी शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी की पदयात्रा से प्रेरित होकर बिहार कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी। यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद पटना पहुंचे। इस यात्रा में बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह, बिहार प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास के साथ बिहार कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा नजर आया। बिहार कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आए और यह बिहार यात्रा के 20 जिलों से होकर गुजरेगी, जिनमें करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बिहार की भारत जोड़ो यात्रा में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी शामिल नहीं किया जाएगा और इस यात्रा के दौरान 5 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ने का टारगेट रखा गया है। बिहार कांग्रेस के नेता की कोशिश है कि राहुल गांधी इस यात्रा का हिस्सा बने। राहुल जोड़ेंगे या नहीं, अभी इस मामले पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार में एक और यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। पूर्वी चंपारण में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा शुरुआत हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से नीतीश कुमार की इस यात्रा को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यात्रा के दौरान नीतीश मिशन दिल्ली के लिए जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे। नीतीश खुलकर खुद को विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजर अब राष्ट्रीय राजनीति पर है। वो केंद्र की सियासत में अपनी ताकत को मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं और इसी लिहाज से नीतीश कुमार की यात्रा को खास माना जा रहा है। वैसे उनकी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार सरकारी कामकाज का जायजा लेंगे, विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। राजनीति में जो दिखता है उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है। राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कह रही हैं, साल 2023 का कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम क्यों ना हो, सबका टारगेट साल 2024 का महासंग्राम है। सबके सब 2024 के महासंग्राम में अपनी ताकत जुटाने में अभी से लग गए हैं और अंदाजा लगाइए कि सभी पार्टी सत्ता में वापसी करना चाहती है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आप सब।